हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वह हड़प्पा संस्कृति से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में जो बहुत बड़े टॉपिक है उनमें से हड़प्पा संस्कृति एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें बहुत ऐसे कंटेंट है जो परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न जरूर आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इसके कंटेंट पर भी बात करेंगे और इसको कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, 3। और मुझे लगता है कि लगभग ये 4 टॉपिक में कंप्लीट होगा। हड़प्पा को जो करने का हमारा तरीका है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लें कि कैसे हम सिस्टमैटिक इसमें चलेंगे। तो इस हड़प्पा में जो टॉपिक होगा उसको सबसे पहले हम किन भागों में बांट कर देखेंगे, देखते हैं। हम देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। भूमिका इन द सेंस कि यह टॉपिक क्या है, क्या इसमें हमें पढ़ना है, हड़प्पा संस्कृति क्या थी, हड़प्पा संस्कृति में कैसे लोग थे, क्या वो करते थे, और इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, ये सब हम इसकी भूमिका के तहत देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये टॉपिक क्या है, क्या इसमें पढ़ना चाहिए और क्या इसमें समाहित है। ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा भाग होगा वो है कि उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा संस्कृति क्या हुआ भारतीय सभ्यता में। इसका टाइम पीरियड थोड़ा किताबों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन हम बात कार्बन डेटिंग विधि से करें तो उसमें लगभग 2500 माना गया है। वैसे 3500 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हम उस पर भी बात करेंगे, एक चार्ट देंगे जिसमें इसके कार्यकाल की भी चर्चा की जाएगी, जैसा कि कालखंड हमारा टॉपिक भी है। तो भूमिका होगी। फिर हम इस पे उत्पत्ति पे बात करेंगे कि इसमें देसी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, इराक ईरानी सभ्यता की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है। ये तीनों उत्पत्ति के सिद्धांत हम इस पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है, जैसे मांडा से लेकर दाइमाबाद तक, इधर आलमगीरपुर से लेकर सितका गेंडोर तक, उसके अंदर कौन कौन से स्थल आते हैं। तो ये हम हड़प्पा के विस्तार में बात करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जितने भी स्थल हैं और वहां से क्या प्राप्त हुए, उनकी क्या विशेषता है, ये सब हम यहाँ पर 5वें टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी हड़प्पा की, हम उस पर चर्चा करते हुए फिर हड़प्पा सभ्यता की क्या कैसे पतन हुआ था, तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी आइए देखते हैं कि आखिर ये हड़प्पा क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी संस्कृति का उद्भव लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास देखा गया, जो सभी के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। ये सभ्यता अच्छा, जब इसकी नगरीय व्यवस्था अत्यंत उत्तम किस्म की थी, इसीलिए इतिहासकारों में भी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया कि ये सभ्यता कहाँ से आई। और जैसे सभ्यता के उदय पर डिस्प्यूट है, विवाद है, वैसे ही सभ्यता के पतन को लेकर भी विवाद विद्यमान है। तो हम आगे पतन पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम स्टार्ट किए तो हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति को लेकर क्या विवाद है। सबसे पहले जान लें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये ऐसी सभ्यता है जहां पर कांसे का प्रयोग किया जाता है। तो कांसे का प्रयोग करने वाली तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता बनी जब भारतीय उपमहाद्वीप में कांसे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। कांसे का यही कारण है कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के संदर्भ में इतिहासकारों का मत भी एक नहीं है। उसका कारण क्या है? इतिहासकारों का मत इसलिए एक नहीं है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस सभ्यता में कहीं कहीं पर नगरीय तत्व इतने ज्यादा विराजमान थे जो वहां आसपास की किसी सभ्यता से, मतलब हमने जब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति देखी थी तो हमने देखा एक ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था का आना जिसमें उन्नत नाली की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था विद्यमान हो, किसी के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। और उस समय तकनीकी भी सामान्य स्तर पर थी, इसीलिए इतिहासकार इसके इसके उद्भव को लेकर एक मत नहीं है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास लगभग 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक चलती रही। तो
बेसिकली ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरा एक तत्व है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में हड़प्पा सबसे पहला स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता के तहत खोजा गया था। अब बात करें कि मोहनजोदड़ो इसे क्यों कहते हैं। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह सबसे बड़ा स्थल था पूरी सभ्यता में, इसीलिए इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, उसे हम हड़प्पा क्यों कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे और मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कही जाती है, इस पर बात किए। फिर हमने जान लिया कि इसमें इतिहासकारों को उत्पत्ति के लेकर मत एक नहीं था, जिसे हम अभी आगे देखेंगे। तो उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि यह सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। क्यों, क्योंकि ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक, जैसा कि हमने बात की थी कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है, जहां पर साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन उन साक्ष्यों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास मात्र पुरातात्विक साक्ष्य ही उस स्रोत के रूप में विद्यमान है। तो पुरातात्विक तत्वों की निर्भरता के कारण की निर्भरता के कारण क्या हुआ कि इसकी सभ्यता को लेकर सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। क्यों, क्योंकि लिपि मौन है और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वही निष्कर्ष निकाले गए। अब यहाँ पर देखिए कि खुदाई करने पर मिलने वाली प्रथम शहर हड़प्पा था, जो कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब पर। इसी पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब यहाँ पर एक हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कही जाती है। फिर हमने देखा कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में मांटगोमरी में स्थित है। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसकी समकालीन सभ्यता कौन थी। तो जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप पे हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, वो कोई अकेली सभ्यता नहीं थी जो भारत में चल रही हो और विश्व में नहीं। उसके समकालीन कुछ ऐसी सभ्यताएं मौजूद थी जो विश्व लेवल पर उसका सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और यही कारण है कि कुछ विवाद के बिंदु उत्पन्न हुए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो प्रमुख सभ्यताएं थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इराक में दजला फरात के नदी के किनारे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विद्यमान थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, जिसका टाइम पीरियड लगभग वही 3300 के आसपास ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी सभ्यता अगर हम देखें तो मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी पर विकसित हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी पर विकसित थी जो हड़प्पा के समानांतर चलती थी। और तीसरी थी हांगहो घाटी पर चीन की सभ्यता थी और जो हड़प्पा सभ्यता के समानांतर चल रही थी। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी पर थी और चीन की सभ्यता हांगहोन घाटी पर थी, ये सभी क्या थे, ये हड़प्पा के समकालीन समानांतर सभ्यताएं थी जो विश्व स्तर पर चल रही थी। अब जब विश्व स्तर पर ये पुरातात्विक विश्व स्तर पर सभ्यताएं चल रही थी, तो इसी संदर्भ में भारत में भी क्या हुआ कि भारत में भी हड़प्पा सभ्यता देखी गई। कहाँ, जहां पर इराक में क्या था, दजला फरात नदी के किनारे। मिस्र में ईरान की सभ्यता। मिस्र में नील नदी के किनारे की सभ्यता। और उसके बाद हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में विकसित हुई थी। इसके समानांतर क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता भारत में चल रही थी। तो फिर एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जानकारी का स्रोत क्या था। चाहिए देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य थे, हमने बात की। पुरातात्विक में भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागी
धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई और इनसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन थे और उस समय की कला तकनीकी और संस्कृति का पता चलता है। मुद्राएं भी मिली थी जिसमें पशु आकृतियां, लिपि, मोहरे और व्यापार, धर्म और प्रशासन का ज्ञान मिलता है। मूर्तियों की प्राप्ति होती है जिसमें पुजारी की मूर्ति है और मातृ देवी की प्रतिमा है, इन सभी की जानकारी मिलती है। राजस्थान में किलेबंदी, अनाज के भंडार, कुएं और घर के किनारों की योजना, नगर व्यवस्था इत्यादि के द्वारा क्या पता चलता है, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भूलेख और अवशेष देखें तो आभूषण, औजार, मनके, हड्डियां, अवशेष इत्यादि से भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। लिपि की बात करें तो लिपि क्या अपठित है, लेकिन इसके चिन्ह सभ्यता की पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अभी पढ़ी तो नहीं जा सकी, लेकिन इसमें जो चित्रच्छात्मक लिपि लिखी गई है वो क्या सभ्यता की जानकारी का एक प्रमाण प्रस्तुत करती है। अगर आगामी समय में इसे पढ़ा जा सका तो हो सकता है हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ नई जानकारियां प्राप्त हों। अब आइए देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति। हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में कौन सी सभ्यताएं चल रही थी, फिर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अभी चल रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में पहला हमारे पास है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो उसके समानांतर चल रही थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता तो गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और जॉन और डीडी कौसाम्बी, ये कुछ ऐसे डीडी कौसाम्बी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। इनका कहना है कि व्यापार के जो बेलनाकार मोहरे मिली हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता की पहचान थी और उसी सभ्यता से भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, जिसे कुछ इतिहासकारों ने काट दिया। फिर दूसरा आता है हमारे पास ईरानी सभ्यता का सिद्धांत। जो ये ईरानी सभ्यता का सिद्धांत है उसे फेयर सर्विस और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने दिया और इनका मानना है कि भारत का ईरान की सभ्यता से क्या था, ईरान की सभ्यता से वहां पर व्यापार होते थे, वही व्यापार का प्रभाव जो इसकी उत्तम से उत्तम अवस्था देखी गई है, उच्च अवस्था, वो ईरानी व्यापार की सभ्यता से ही परिपक्व अवस्था में आई है। फिर आता है हमारा स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है जिसके जिसको मानने वाले इतिहासकार कौन है, तो अलचिन दपत्ति, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष, मार्शल जैसे जो इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है वो स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। इनका कहना है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे मेहरगढ़ था, सोथी संस्कृति थी, सोथी संस्कृति, यहाँ सब में क्या हुआ, यहाँ पर संस्कृति, यहाँ कृषि उन्नति दशा में हुई, कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ और ये कृषि से क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन होने लगा, अधिशेष उत्पादन, और इस अधिशेष उत्पादन से व्यापार होने लगा और यही व्यापार क्या हुआ, आगे बढ़ता है और सभ्यता का रूप ले लेता है, सभ्यता या कहिए नगरीय सभ्यता का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि जब व्यापार उन्नत होने लगे तो शासन प्रशासन की आवश्यकता हुई और कोई ऐसा केंद्र के शासन जरूर था जो इस सभ्यता को टैकल कर रहा था, आधार बनाए हुआ था। तो आलचिन दपत्ति और डीपी अग्रवाल जैसे लोगों का यही मानना था कि मेहरगढ़ में कृषि उन्नत अवस्था में बनी और वहां पर अधिशेष हुआ, व्यापार की आवश्यकता बढ़ी, शासन प्रशासन का कार्यभार बढ़ा और उसके कारण एक नगरीय सभ्यता को उत्पन्न हुई भारतीय संस्कृति में। इसमें क्या हुआ, इसमें कृषि तकनीकी का विकास हो गया, स्थानीय संस्कृतियों की उन्नत हुआ और सांस्कृतिक प्रसार हुआ, जिसके कारण भारत में क्या हुआ, एक नगरीय सभ्यता का उदय हुआ था। तो भारत में नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति में कौन से तीन सिद्धांत है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का है,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद आपका ईरानी सभ्यता का सिद्धांत है, सुमेरियन सभ्यता का सिद्धांत, ये सभी क्या होते हैं, भारत में हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने अपने मत को रखते हैं। अब अगर माना जाए कि कॉमन में क्या चल रहा है, कौन सा मत मान्य है, तो स्थानीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे ही भारतीय इतिहासकारों ने मान्यता दी हुई है। अब जब हमने देखा कि उत्पत्ति के सिद्धांत पर विवाद हुआ, फिर देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई थी, कैसे ये भारतीय पटल पर आया सामने, हड़प्पा सभ्यता, और कैसे लोगों ने जाना। तो इसको जानने की एक छोटी सी कहानी थी। क्या था, एक चार्ल्स मेसन थे। चार्ल्स मेसन कौन थे? वो अंग्रेजी खोज करता थे। चार्ल्स मेसन ने क्या किया, 1820 के दशक में हड़प्पा में सबसे पहले उन्होंने टीला देखा। टीला देखा और भारत पे घूमते घूमते घाघरा और हकरा नदी और सिंध के क्षेत्र में पहुंच गए। उन्हें कुछ साक्ष्य दिखे, कुछ टीले दिखे। उन्होंने भारत में लोगों का ध्यान दिलाना और एक रिपोर्ट भी सबमिट की भारत सरकार को, जो समय ब्रिटिश सरकार थी, कि यहाँ पर किसी सभ्यता के साक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन उस समय चार्ल्स मिशन के जो सिद्धांत थे उसे पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया या कहीं नजरअंदाज कर दिया गया। फिर दूसरी घटना होती है। क्या हुआ, कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बनाई जा रही थी 1850 से 70 के दशक में। अंग्रेजों ने कराची से रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया और मजदूरों को रास्ते में बहुत सारे ज्यादा ज्यादा सा पुरानी पकी हुई ईंटें मिली। तो क्या हुआ, जब कराची से लाहौर की लाइनें बिछाई जा रही थी तो वहां पर बहुत ढेर सारी ईंटें मिलती है। इतनी ईंटें मिलती है कि वहां के आसपास के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं और वहां जो मजदूर लगे हुए थे वो वहां रेलवे में बिछाने लगे। ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार तक भी इसकी सूचना पहुंची। ब्रिटिश सरकार को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से जो है एक एक जगह से इतनी ईंटें मिले। इसी को देखते हुए भारत सरकार अपने तरफ ध्यान, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया नहीं जा रहा था। जब कोई काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा रहा था तो फिर आते हैं हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनाए जाते हैं। कब, 19वीं 20वीं शताब्दी में। और जब उन्हें महानिदेशक बनाया जाता है, उन्होंने क्या किया कि भारतीय पुरातत्व, जो भारतीय पुरातत्व को एक नया रूप दिया। और नया रूप देने के साथ ही जॉन मार्शल ने क्या किया कि जो चार्ल्स चार्ल्स मिशन की रिपोर्ट थी जो उन्होंने सबमिट की थी उस पर भी ध्यान आकर्षित किया। और उन्होंने उसको योजनाबद्ध तरीके से क्या करना, योजनाबद्ध तरीके से उसको जांच करने के आदेश दिए। क्यों? क्योंकि इस समय जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी को ये कार्य सौंप दिया। तो दयाराम साहनी ने क्या किया, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन का कार्य दे दिया। फिर उन्होंने 1921 में क्या किया, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की और उस खुदाई में पक्की ईंटों को, नगर नियोजन को, मोहरे, अनाज भंडारक और मिट्टी के बर्तन जैसे अवशेष खोजकर दुनिया का ध्यान इस सभ्यता की ओर आकर्षित कर दिया। तो हड़प्पा की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है फिर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। फिर जॉन मार्शल ने घोषणा की, जब ये पता लग गया स्पष्ट रूप से, वहां खुदाई से बहुत से नगर योजना, मोहरे, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन मिलने लगे, तब भारतीय पुरातत्व के निदेशक होने के नाते जॉन मार्शल ने यह घोषणा कर दी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दिनों एक नई अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यता के साक्ष्य हो सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, फिर उस पर गहन विश्लेषण होने लगा और फिर कनिंघम के समय तक कनिंघम ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद यहाँ देखिए, जब रेलवे लाइन बिछी उसके बाद मेसन ने ध्यान दिलाया। फिर क्या हुआ, रेलवे लाइन के समय गया। फिर कनिंघम को क्या हुआ, कनिंघम ने उसके निदेशक बनाए गए। फिर जॉन मार्शल जब निदेशक बने तो उन्होंने दयाराम साहनी की अध्यक्षता में क्या किया, एक कमेटी का गठन किया था जो इसको खोज करेगी। अंत में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर डाली और एक बृहद नगरीय सभ्यता
भारतीय इतिहास के पटल पर छा गई। तो हर क्या हुआ, फिर इसके बाद से इस नगरीय सभ्यता के बारे में खोज प्रारंभ हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कई चरणों से होकर गुजरी। उसमें हमने उसकी भूमिका को देखा, उसके बाद हमने देखा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उस उत्पत्ति में किसका किसका योगदान है, और अंत में हड़प्पा सभ्यता कैसे भारतीय इतिहास का भाग बन गई। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो इसे हम लोग पार्ट में करके देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसको हम उसने क्या उस काम को करेंगे कि इसमें तथ्य हमें याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें कालखंड को देखेंगे, फिर उसके बाद विस्तार के में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हुए, ये पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2, 3, 4 तक बन सकता है। जैसा भी होगा अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें कोई सुधार या सुझाव हो तो आप अवश्य दीजिएगा, जिससे मैं अपनी क्लास में उसे इंक्लूड कर पाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।